हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 10th ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। यहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के द्वारा। बात करें हल्दी की तो इसका वानस्पतिक नेम क्या है? करकुमा लौंगा है। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? जिंजी बेरसी फैमिली से। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पादप है। इसमें क्या बायोएक्टिव युक्त है, यौगिक पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी कैंसर गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। मीन्स हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। बात करें हल्दी की तो भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर उपभोक्ता भी और निर्यातक एक्सपोर्टर भी है। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर वैश्विक व्यापार में देखें तो भारत की हिस्सेदारी 62% से भी ज़्यादा है। और ये हमने बताया 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये एक तरह से अनौपचारिक नाम है। 11वीं लोकसभा में ये बिल पास किया गया था महिलाओं के आरक्षण को लेकर। उस टाइम एच डी देवगौड़ा पीएम थे। उसके बाद 12वीं लोकसभा में फिर से ये बिल पेश किया गया। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर तीसरी बार 13वीं लोकसभा में फिर से पेश किया गया, फिर भी पास नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ये बिल 2008 में फिर से पेश किया गया, फिर भी नहीं पास हो पाया। फिर मई 2014 में 15वीं लोकसभा में, क्योंकि वो जो बिल था 108वां संशोधन विधेयक बिल 2008, तो ये बिल क्या है 2014 में जैसे ही 15वीं लोकसभा भंग हुई तभी ये लैप्स हो गया। और उसके बाद फिर अब कब ये बिल आया और कब ये एक्ट बना तो देखते हैं। 19 सितंबर 2023 को द कॉन्स्टिट्यूशनल 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यहाँ पर प्रस्तुत किया गया लोकसभा में 19 सितंबर को, और ये 20 सितंबर को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। 21 सितंबर को ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 28 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होकर ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। कौन सा? अगर एक्ट आए एग्जाम में तो संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023, मतलब 106वां अमेंडमेंट एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। और बिल की बात करें तो 128वां बिल है। तो दोनों ध्यान रखना, बिल भी और एक्ट भी। और ये जो पास हुआ है ये संसद के एक विशेष सत्र में पास हुआ है, विशेष सत्र के दौरान पास हुआ है। इसका अनौपचारिक नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 454 लोगों ने मतदान किया था सांसदों ने, जिसमें 2 ने इसके अगेंस्ट में किया। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधायक है। अब इसमें 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित की जाएंगी, जिसके लिए आर्टिकल 239 ए में संशोधन किया गया है और 3 नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, 330 ए, 332 ए और 334 ए। लोकसभा में अब क्या 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो विधानसभा है यहाँ भी महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भव अभियान। जो आयुष्मान भारत योजना थी, सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक थी। उसी के तहत यहाँ पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के तहत SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बींग से यह संबंधित है। क्या? आयुष्मान भव अभियान। तो ध्यान रखना आयुष्मान भव अभियान। तो आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ शामिल हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। सेकंड है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। थर्ड है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। एंड फोर्थ है PMABDM, मतलब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भव्य का जो अभियान है, इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से किया था 13 सितंबर 2023 को। किस पर आधारित है ये हम बता चुके हैं, आयुष्मान भारत कार्यक्रम पर आधारित है। कौन सा मंत्रालय के अधीन आएगा ये? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में आएगा। आयुष्मान भव्य अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आभा आईडी निर्माण एवं गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें तपेदिक सिकल सेल रोग की जांच और प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ध्यान में रखते हुए 13 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया, ये भी इसी से संबंधित है। 3 घटकों पर आधारित है आयुष्मान भव्य अभियान। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा। आरोग्य मंथन 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया है। जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको 5 साल पूरे हो गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ थी और इन दोनों की अभूतपूर्व सफलता को लेकर आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इस अवसर पर PMJ यानी कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है और ABDM जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों में राज्य और UT केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में मेघालय को और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी को विजेता घोषित किया गया, जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट किए हैं। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े राज्यों में आसाम, छोटे राज्यों में नागालैंड को और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया। तो ये था आयुष्मान भव्य अभियान के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। और मिथुन पाया कहाँ जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मोस्टली अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के तहत इसकी जो जनगणना हुई थी उसमें 3.8 लाख मिथुन पाए गए। इसको जंगली गौर भी बोला जाता है। तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिथुन को आधिकारिक रूप से फूड एनिमल के रूप में मान्यता दे दी गई है। और ICAR ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस मनाने की डिक्लेरेशन की थी। मिथुन के मांस को क्या बोला जाता है? VC। जो इसका मीट होता है उसको VC बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सांची, भारत का पहला सौर शहर। तो सांची कहाँ पर है? रायसेन जिले MP में है। तो सांची किसके लिए फेमस है? सांची के स्तूप आपने इतिहास में भी पढ़े होंगे, द ग्रेट स्तूपा, जिनका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने 3री ईसा पूर्व में कराया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 3rd BC में। वर्ष 1989 में विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची के बौद्ध स्मारकों को शामिल किया गया था। 6 सितंबर 2023 को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में सांची का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांची को नेट जीरो मतलब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए क्या किया? MP सरकार ने, जो MP सरकार का नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग है और IIT कानपुर
के बीच समझौता हुआ। अब कितने मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना की स्थापना की जाएगी? 3 मेगावाट। 5 मेगावाट की एक सौर परियोजना स्थापित की जाएगी भविष्य में, जो कि कृषि, ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखना। भारत का प्रथम सौर शहर सांची को घोषित किया गया है। मोढेरा पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव, कहाँ पर? गुजरात में। भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया मोढेरा को। और मोढेरा किसके लिए फेमस है? सन टेम्पल के लिए फेमस है। मोढेरा का जो सन टेम्पल है उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय होते क्या हैं? जो यूनिवर्सिटीज की तरह समान अकादमिक दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। तो एनसीईआरटी को यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किसकी सलाह पर? यूजीसी की सलाह पर। किसने दिया है? केंद्र सरकार ने दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। अब ये सर्वे वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एनसीएपी लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। अब इसके तहत क्या किया जाता है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 निकला है। तो इसमें टॉप पर कौन रहा? इंदौर रहा शहरों में, सेकंड पर आगरा रहा और थर्ड पर ठाणे रहा। वहीं बात करें श्रेणी 2, 3 से 10 लाख जनसंख्या, इसमें अमरावती फर्स्ट रहा, मुरादाबाद सेकंड और गुंटूर थर्ड पर रहा। श्रेणी 3 जहां 3 लाख से कम जनसंख्या है, नंबर 1 परवाणु रहा, सेकंड कालाअंब हिमाचल प्रदेश और थर्ड अंगुल उड़ीसा रहा। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखा जाए तो श्रेणी 1 जो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है, उसमें आगरा को समग्र रैंक में सेकंड मिला है। फर्स्ट इंदौर था, सेकंड आगरा था, थर्ड ठाणे था। उसके बाद वाराणसी, ये इतना इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, इतना आप रटने बैठोगे तो एग्जाम्स की तैयारी से काफ़ी दूर हो जाओगे, इन्हीं को रटने में रह जाओगे। टॉप 3 आप याद रखना, जो पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है, नंबर 1 इंदौर, सेकंड आगरा, थर्ड ठाणे, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। भारत मंडपम कहाँ? G20 की बैठक देखने को मिली थी, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की संकल्पना को जन्म दिया यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति मैदान में आईईसीसी परिसर का उद्घाटन किया, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। इस परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है। किससे प्रेरित है? भगवान बसवेश्वर का जो अनुभव मंडपम था उससे प्रेरित है। भगवान बसवेश्वर 12वीं शताब्दी में कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। तो ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 123 एकड़ में फैला हुआ है। माइस याद रखना, सबसे बड़ा माइस मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन के रूप में इसे विकसित किया गया है। फुल फॉर्म आ सकती है किसकी? माइस की, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। तो वर्ष 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन भारत मंडपम में ही किया गया। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति, ये भी भारत मंडपम में स्थापित की गई। 28 फीट ऊंची हाइट थी। नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति थी। अष्ट धातु, जिसमें स्वर्ण, रजत, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा, जस्ता से निर्मित है। स्वामी मलाई जो कि तमिलनाडु, वहाँ के मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनके दल द्वारा 7 माह में तैयार की गई।
लोस्ट वेस्ट कास्टिंग मेथड द्वारा ये तैयार की गई। अब ये मेथड क्या होता है, जो कल्चर में हम पढ़ते हैं कि मोम से भरते हैं, मोम से पहले तैयार करते हैं, फिर ऊपर मेटल लगाते हैं, फिर मोम को पिघलाकर बाहर निकाल लेते हैं, उससे ये मूर्ति बनती है। इस मेथड को लोस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यह योजना किसके लिए? कारीगर और जो शिल्पकार हैं, आर्टिसंस, क्राफ्ट पीपल, इनके लिए है। जो छोटे छोटे मजदूर लोग होते हैं, मतलब उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई है। किसकी जयंती पर? विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में ये लॉन्च की गई। कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसमें पूरी फंडिंग कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। पूरी तरह से वित्त पोषित ये भारत सरकार द्वारा है। 13,000 करोड़ रुपए इसमें क्या निर्धारित किए गए हैं। और इस योजना हेतु क्या है, मिसमी को नोडल मिनिस्ट्री नियुक्त किया गया है। मिसमी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय को। पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन क्या है? सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि है, ये भी ध्यान रखना है। इस योजना की अवधि 5 साल 2023-24 से 2027-28 निर्धारित की गई है। अब इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय आते हैं। ये देखिए, इतना तो पूछेंगे नहीं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय विश्वकर्मा योजना में नहीं आता है। मतलब जितने छोटे छोटे मजदूर लोग हैं वो इसी में आएंगे। बढ़ई, नाव विक्रेता, अस्त्र विक्रेता, लोहार, तो ये आप इसको रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कारीगर और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो ब्याज, रियायती ब्याज दर की पर यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए पहले मिलेगा और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त आपको ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। टोटल कितना? 3 लाख आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम एबीडीएम माइक्रो साइट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुभारंभ किया था। कब? 27 सितंबर 2021 को। इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये 5 वर्षों की अवधि के लिए 1600 करोड़ रुपए बजट के साथ चलाई गई थी। केंद्र क्षेत्र की योजना है। एबीडीएम हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को क्या है? क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। अब माइक्रोसाइट्स देखिए, प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट्स यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। कहाँ पर? इसके तहत आइजोल मिजोरम में प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, कहाँ पर? आइजोल मिजोरम में। और भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये था किसके बारे में? प्रथम एडीएम माइक्रोसाइट के बारे में।